बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की बड़ी खबर, लम्स के बाद बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सानहा हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार बाल बाल डीजी आईएसपीआर बच गए। माँ बाप की दुआएं होंगी या रमज़ान का महीना है, कोई अल्लाह तौबा की होगी, या वैसे ही आप खुशकिस्मती समझ लीजिए। इस वक्त डीजी आईएसपीआर से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि लम्स और दूसरे मामलात के बाद इस बार वो बाल बाल बचे हैं और उनकी जगह पर अपनी गर्दन पेश की है, अपनी कुर्बानी पेश की है जनाब एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब ने सबसे पहले तो बरतानिया की एम्बेसी में जाके वीज़ा लगवाया। वीज़ा लगवाने के बाद उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा, उस पर बैठे और लंदन जा पधारे। वहां से ऑक्सफोर्ड का सफ़र किया और लंदन में से ही जाहिर है जेब तन किया एक बहुत ही बेहतरीन सूट जो उनके हिसाब से था, मैचिंग टाई, मैचिंग सॉक्स, अच्छे वाले जूते पहन के, पता चला है कि अच्छे वाले परफ्यूम लगा के बड़ी अपनी पर्सनैलिटी बनाकर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। आप जरा कॉन्फिडेंस चेक करें, इन लोगों के कॉन्फिडेंस चेक करें। आपको वो कॉन्फिडेंस भी याद करना होगा जब हार्ट टॉक में इसहाक डार गए थे और फिर उनके साथ क्या हुआ था वो आपको भी बताते हैं। लेकिन इनके कॉन्फिडेंस चेक करें, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यही नहीं है, पूरी नून लीग में है, बल्कि चौधरी निजामुद्दीन साहब का भी कॉन्फिडेंस का मामला तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल ये पहुंच गए वहां पर। जब ये वहां पहुंचे तो अगली निशिस्त पर उन्होंने बिठाया। यहां तक तो मामला सब अच्छा चल रहा था। अब एहसन इकबाल साहब को यह लग रहा था कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा पढ़ी हैं, बिलावल जरदारी पढ़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है ऑक्सफोर्ड का। तो आज मैं, क्योंकि अंधों में काना राजा, ये जो नून लीग कम पढ़ी लिखी की आदत है, इसमें ज़रा एहसन इकबाल साहब, वैसे इनके मामला भी दगरगू हैं, इस दिन पूरा स्कैंडल आपके सामने रखेंगे कि जनाब को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। जी हाँ, जनाब को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। फिर ज़ियाउल हक साहब की सिफारिश पर तकरीबन काइंड ऑफ आगे पीछे करके मामलात को, अब आगे पीछे को आप समझते ही हैं, इनका किसी और कॉलेज में दाखिला करवाया गया, फिर वहां से माइग्रेशन करवा के किसी और कॉलेज में लाया गया। तो ये भी माशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरह ही इनका बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने रूप ऐसा धारा हुआ है कि ये प्रोफेसर हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, अंधों में काना राजा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि शरीफ खानदान के पास अगर कोई लाइक बंदा है तो वो कितना लाइक होगा, ये आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। तो ये साहब जो हैं ये खासे माशाल्लाह नालायक थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, लेकिन बाद में क्योंकि वालदा इनकी किचन कैबिनेट, कैबिनेट का नहीं किचन कैबिनेट का हिस्सा थी ज़ियाउल हक का, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे लिए वो बड़ी मोहतरम है, इनकी वालदा हैं हमारे लिए भी, लेकिन सियासी उनका काम जो है वो किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। तो फिर वहाँ से इन्हें, जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिलाएं तो वो दही जम जाता है, तो इनको जाग लगी वहाँ से, तो इनको इनका दही जम गया और इन्होंने बाद में अपने आप को, हालांकि कभी इन्होंने डॉक्टरेट नहीं किया, किसी आला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं, लेकिन अपने आप को इन्होंने प्रोफेसर ही कहा सारी उम्र, और प्रोफेसर के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये 2 नंबरी चले, खैर वो तो पाकिस्तान में कई तरह से हो जाती है, कोई इतनी बड़ी 2 नंबरी नहीं है, वहाँ तो दूध का लीटर खालस नहीं मिलता, एहसन इकबाल कहाँ से मिलता है। लेकिन चलें, बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये पहुंचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आज मैं अपने जौहर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाऊंगा। ये जो जेन जी है ना, जनरेशन जी, ये मैं और आप तो अब आउटडेटेड हो गए हैं उस मामले में। ये ज़रा गूगल कीजिएगा, या आजकल तो एआई का ज़माना है, पूछिएगा ये जेन जी क्या है और ये करती क्या है। इनकी एक तो स्पीड बहुत है, ये पैदा ही हाथ में टैबलेट और फ़ोन लेकर हुए थे। इनकी टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड, इनकी जो इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है, वो कुछ चीज़ें ये लैक भी करते हैं, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। वो ज़ाहिर है ज़माने में कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं, कुछ आप लैक करते हैं, तो जेन जी कुछ चीज़ें लैक भी करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर और तेज़ है। अब उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर वो हुआ जो मेरा ख्याल है अभी तक डीजी आईएसपीआर साहब के साथ भी इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि डीजी आईएसपीआर अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं। वो वहाँ खेलते हैं जहाँ पर वहाँ निकलने से घंटे के अंदर अंदर वो काला डाला भिजवा कर बंदे को उठवा लें, उसको कुट शुट चढ़ाएं, उसके मेरा मतलब पूरे खानदान को आगे पीछे कर दें, तो वो सिर्फ उसी ग्राउंड पर खेलते हैं। वो बाय रिस्क नहीं लेते अभी तक, वैसे कॉन्फिडेंस है उनमें, वो भी ले सकते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कुछ रिस्क ज़्यादा लिया। फिर एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, एक चीज़ पर मैं उनकी तारीफ करूंगा कि जब उनकी बेइज्जती हो रही थी तो उन्होंने बिल्कुल मुतमईन तरीके से, मतलब एक मुतमईन तरीके से उन्होंने वो बेइज्जती करवाई, मुस्कुराते हुए, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बेइज्जती करवाई। ये जरा क्लिप देखिए उनके साथ वहां पर हुआ क्या है। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. आपने देखा, अब वो जो यंग स्टूडेंट है उसने इनको बैठे हुए कहा कि जी ये वो वजीर हैं जिन्होंने जमहूरियत पर डाका मारा है, जिन्होंने हुकूमत लूटी है, जिन्होंने मिलिट्री के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत का तहस नहस कर दिया, हमला कर दिया, अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो जमात है जिसने 17 सीटें जीती हैं 272 में से, और इनको हुकूमत दे दी गई, और ये बड़ी बेशर्मी से हुकूमत भी कर रहे हैं। यही बात नहीं थी, एहसन इकबाल साहब पंजाबी में कहते हैं निम्मा निम्मा हंसना।
निम्मा निम्मा या तो जब कोई रम्ज हो तब बंदा हंसता है, इश्क में हो, या जब मुतमईन तरीके से बेइज्जती हो रही हो और आगे से बंदा कुछ कर ना सकता हो तो तब हंसता है। अब जरा एहसन इकबाल साहब की सोच सोचिए उस टाइम, उनके अरमान क्या होंगे। वो दिल में सोच रहे होंगे देख के कि बेटा तू कभी लाहौर होता ना, नारोवाल होता, सियालकोट होता, सवाबी होता, जामशोरो होता, तू कभी पाकिस्तान में ये बातें करता, तो देख अभी थोड़ी देर में तेरे घर वालों को उठवा लेता, तू ना भी मिलता तो तेरे घर की औरतों को उठवा लेता, और तुम लोगों को मैं बेइज्जत करता, जूते पड़ते, बगावत गद्दारी के केस दर्ज करते, पीका एक्ट के तहत। जैसे अभी मरियम नवाज की वो जो चूने वाली खबर थी कि 12 या 15 करोड़ का हरे रंग का चूना हम पर, ये किसने हरा रंग डाला, वो वाला मार डाला, वो आपने गाना तो सुनी रखा होगा बॉलीवुड का। तो वो जो चूना आपको याद है कि कसूर की तरफ जाने वाला जो रोड है उसके ऊपर चूना डालकर जो फिरोजपुर रोड पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया था, वो ज़हीम लगारी ने खबर की थी। उस बेचारे को उठा लिया, 8 दिन अगवा रखा, छोड़ने के बाद भी अब भी उसकी फैमिली पर बेजा दबाव है, छापे मारे जा रहे हैं, और एक ही रिक्वायरमेंट है कि माफ़ी की वीडियो मरियम नवाज से जो है वो जारी करें। अच्छा, अभी आपको और भी मैंने खबर देनी जो डॉक्टर फैसल मसूद के साथ किया गया और अब जो उनके साथ किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं इसके बाद, लेकिन पहले एहसन इकबाल साहब से निपट लें। तो अब आप कहेंगे कि गिल साहब आप एहसन इकबाल पे ऐसे ही, आप पीटीआई से, वो नून लीग से, तो आप मुखालफत बराए मुखालफत में आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि वो उठवा लेते, वो बेचारे कहाँ उठवा लेते। ये बात दुरुस्त है कि उनके पास उठवाने की, मारने की वो ताकत नहीं है जो हमारे मिलिट्री जनरल्स के पास है, लेकिन जितनी इनके पास ताकत है उसमें ये कमी नहीं करते। आपको एक सानहा याद करवाते हैं जो इनके साथ पहले हुआ था। ये मोटरवे मैकडॉनल्ड्स पर गए, वहां पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से एक फैमिली आई हुई थी, उन्होंने चोर चोर के इनको देख के नारे लगा दिए। हालांकि सियासतदानों के साथ ऐसा होता है, पूरी दुनिया में होता है, पब्लिक लाइफ में जाने का फ़ायदा नुकसान ही ये है। मैं फॉर एग्जांपल आजकल जिन चीनी चोरों को इन्होंने अपना वजीर बनाया हुआ है, ये कहते थे उन्हें चीनी चोर। जब मैं, हमारी हुकूमत थी और मैं वाहिद, अपनी हुकूमत में मैं वाहिद वजीर मशीर था जिस पर हमारी अपनी हुकूमत में मुकदमे हुए थे। मुकदमे नून लीग ने किए थे या पीछे चौधरी निजामुद्दीन होगा, लेकिन आई वॉज द ओनली वन। एक तो है ना कि कुछ लोगों पर पिछली हुकूमतों के नैब के केसेस हुए थे, मैं वो बात नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर ही मेरे पर मुकदमात थे हमारी हुकूमत में, ये शर्फ सिर्फ मेरे पास है हमारी हुकूमत के दौरान। तो जब मैं लाहौर अदालतें भुगतने जाता था तो वहाँ चीनी चोर आटा चोर के नारे लगाते थे लोग। हमारी हुकूमत थी, हम भी पुलिस को कह के चलें, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ करवा सकते थे, बट दैट्स पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ। जब आप पब्लिक लाइफ में जाते हैं, हमारे पास फ्रीडम है बोलने की, तो दूसरे के पास भी फ्रीडम है। हालांकि वो सारे आटा चोर, चीनी चोर, उनको इन्होंने किसी को वजीर बना लिया, किसी को कुछ बना लिया, कल तक उनके खिलाफ ये नारे लगाते थे। बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने उस फैमिली को उसके बाद जदोकोब करवाया पुलिस से, उनको प्रेशराइज किया, और यहां तक गलाजत की कि उस घर की खवातीन को, उस फैमिली की खवातीन को ऑल द वे लाहौर से नारोवाल बुलवाया, उनसे अपने आप को माफ़ी मंगवाई, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसकी तस्वीर रिकॉर्ड बनवाई, और फिर उन तस्वीर को और माफ़ीनामे को सोशल मीडिया पर लॉन्च किया। हालांकि हमारी सकाफत है कि जब कोई खातून भी, क्योंकि खवातीन जो हैं वो सांझी इज्जत होती हैं, कोई हमारे कल्चर के हिसाब से कोई खातून भी किसी के घर की, आपके घर आ जाए और सुलह की बात हो तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये भाई साहब इतने कमज़र्फ हैं कि इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल किया। ये ज़रा हादसा देखिए, और उसके साथ साथ वो तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ज़रा हादसा देखिए वो जो हुआ था। ये वो चोर चोर के नारे लगे थे और उस पर इन्होंने फिर ये सारा कुछ किया था। तो आज भी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं क्या कुछ अभी तक कर चुका होता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है अरशद शरीफ केस में हुकूमत की हटदर्मी। जी हाँ, हुकूमत ने आज आईनी बेंच के अंदर एक तो उनका केस सुना जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आईनी बेंच वाला केस नहीं है, ये तो कत्ल का केस है। अरशद शरीफ को असैसिनेट किया गया कीनिया में। JIT रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पाकिस्तान की अपनी वजीर आजम, यही फॉर्म 47 वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ही उस टाइम PDM के वजीर आजम थे, इन्होंने वो बनाई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 2 पुलिस अफसरान थे, वो गए थे कीनिया, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी हमें, और कोई रिपोर्ट, उन्हीं की रिपोर्ट पर हमें आप इंसाफ दे दीजिए, वही काफ़ी। उस रिपोर्ट में एक एक लफ्ज़ उन्होंने मोतियों में परो दिया हुआ है, और उस बाद में, उस रिपोर्ट के बाद उन पुलिस वालों के साथ ज्यादती बड़ी हुई, उस रिपोर्ट को दबा भी लिया गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट उसे दबा के बैठी हुई है। उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि किस तरह ISI और दूसरे लोगों ने अरशद शरीफ के लिए ज़िंदगी तंग की यहाँ, और उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर जाहिर है दुबई में, वो तो आप और हम सबको पता है कि अरशद शरीफ को वहाँ से भी निकलवाया गया और फिर कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अब इन तमाम लोगों को जिन्होंने उसके कत्ल में हिस्सेदार थे, अरशद शरीफ की वालदा ने उनको नॉमिनेट भी किया हुआ है। उस पर मट्टी डालने के लिए, उस फाइल को बंद करने के लिए आईनी बेंच में ये केस आज लगाया गया दोबारा। हालांकि केस ये फौजदारी का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आगे कत्ल का मुकदमा बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको एक आईनी मसला बना दिया गया है। और आज अदालत में यह बताया गया कि कोई पेशरफ नहीं है, हमारा मौहदा नहीं है कीनिया के साथ। दिसंबर से मौहदा हो गया है, उसकी तौसीक सदर ममलकत से नहीं करवाई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक जो मौहदा कीनिया से पहले इन्होंने 1.5-2 साल लगाकर किया,
अब पिछले 3-4 महीने से सदर साहब के पास वक्त नहीं है कि वो साइन कर दें, लेकिन जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लेकर आना होता है या नए जजेस लगाने होते हैं तो घंटों के हिसाब से नोटिफिकेशन साइन करते हैं सदर साहब जहां भी होते हैं। लेकिन अरशद शरीफ का वो मुआहदा जो है, क्योंकि वो करना ही नहीं है, इस केस को तो दबाना है और ख़राब करना है और इसका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है नए वजीरों मशीरों की एंट्री। हाँ जी, नए वजीर और मशीर जो है वो बना दिए गए हैं, उनकी एंट्री हो गई है और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक को दाखिला अमूर दे दिए गए हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब को सेहत का, हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे, लटरम पटरम मतलब कि आज वो तमाम ओहदे जो हैं वो बांटे गए हैं। किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी को दिफाई पैदावार, मतलब फिट किया गया इधर से उधर, क्योंकि चोरी चकारी कम हो रही थी। उन्होंने कहा कि इनका भी हिस्सा बनता है, इनको भी हिस्सा दें। इन्होंने भी जाहिर है सारा बोझ उठाया हुआ है, सारी गंदगी में हिस्सा इनका भी है, तो इनको भी हिस्सा दें। तो बहरहाल अब जनाब ये उनको हिस्से दिए गए हैं और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक साहब को इकट्ठे ही दाखिला अमूर में भेज दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर टास्क पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब के साथ। परवेज़ खटक साहब भी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के करीबी कहते हैं, मोहसिन नकवी भी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि परवेज़ खटक साहब के साथ ऐसा ही किया जाएगा जैसे धो के तौलिया साइड पर तार पर डाल दिया जाता है, उनको तार पर ही रखा जाएगा और वो किसी खास काम में बेचारे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो साला है वो तो फिर साला है, तो इसलिए इधर कोई मामला जो है वो नहीं बनेगा। अच्छा, एक और सानहा हुआ है केपी में, और वो ये है कि इख्तियार वली, जिनको हम बेख्तियार वली कहेंगे, मेरे ख्याल 1989 से PMLN का हिस्सा है। पहले भी PMLN ने इनको काफ़ी सारे झटके दिए हैं, लेकिन बेचारे पॉलिटिकल आदमी हैं, जुड़े हुए हैं PMLN के अंदर बेइज्जती में, इज्जत में, या ये कह लें कि उनके पास जाने को और जगह कोई नहीं है, उनको कोई और लेता नहीं है, इनके पास और वहाँ बंदा कोई नहीं है, जो भी आपने कहना है। लेकिन उनको भी अब, क्योंकि वो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और उन्होंने परवेज़ खटक को हराया। अब जब परवेज़ खटक को, और वो MPA भी हैं इस वक्त KP में, मुस्लिम लीग नवाज़ के फॉर्म 47 पर जीते हुए, तो अब जब परवेज़ खटक साहब को वज़ीर बना दिया गया, वफाकी हुकूमत के अंदर मशीर बना दिया गया, तो उस वक्त इख्तियार वली और नून लीग के हल्कों में से बहुत चहमगोइयाँ हुई, एतराज़ात हुए। आज उस एतराज़ को दूर करने के लिए इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब इससे ज़्यादा उस बेचारे की बेइज्जती क्या हो सकती है? इससे तो ज़्यादा आप उसे प्रिंस ऑफ KP का लक़ब दे देते, या आप कुछ और शहनशाह ऑफ KP कह देते। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ प्रिंस या शहनशाह, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का कोई ओहदा नहीं है। छोटे मोटे किसी पॉलिटिकल वर्कर को oblige करने के लिए बहुत ही लोअर लेवल पर हो तो चले, उसको आसरा दे दिया कि यार चल तुझे फीती लगा दी है, नोटिफिकेशन कर दिया। अब एक तरफ उसके सियासी मुखालिफ को आपने मशीर बनाया जो वफाकी वजीर के बराबर दर्जा है, दूसरी तरफ आपने उस बेचारे को कोऑर्डिनेटर। अब वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मीडिया के अंदर टिकर लिख के भेजता है कि इस ओहदे का इस ओहदे का ये जो टाइटल है ये वफाकी वजीर के बराबर होगा। और भाई कहाँ से वफाकी वजीर के बराबर होना है? कोऑर्डिनेटर बेचारा तो MNA का नीचे होता है या MPA का होता है, जो हल्के की कोऑर्डिनेशन करता है। तो बहरहाल खासा उनको इंसल्ट किया गया है, नहीं करना चाहिए था, और उनको भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए थी। या तो ये एहसन इकबाल की तरह उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए थी बच जाएं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने यही फैसला किया कि जहां सबकी हो रही है मेरी क्यों ना हो। उन्होंने कोऑर्डिनेटर की पोजीशन लेके अपने आप को इसमें परेशान ही किया है और कुछ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो नजम सेठी साहब का बयान है कि जब दो हमसाए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देना, चीन कह दिया, तो दुनिया फिर क्या करेगा पाकिस्तान दुनिया में? वेस्ट एंड पर और दूसरा ईस्ट एंड पर, एक तरफ इंडिया और दूसरा अफगानिस्तान। जब दोनों पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने पर लग जाएं तो फिर पाकिस्तान अपनी बचत कैसे करवाएगा? आपको हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल भी खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा क्योंकि दहशतगर्दी में 100% इजाफा हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी भी डाउन है और दहशतगर्दी में भी इजाफा हो गया है, तो फिर इंटरनेशनली और लोकली हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। बात उनकी ठीक है, जहां पर हमारे मामला ठीक थे वो भी हमने ख़राब कर लिए हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हम पूरा जोर लगाकर ख़राब कर रहे हैं। अब कल उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है, जो हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा, कि बलूचिस्तान के अंदर ISIS का एक यूनिट जो है वो पाकिस्तान की ISI चला रही है, पाकिस्तान की फौज चला रही है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया अब अफगान तालिबान ने। इससे पहले हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो असला अमरीका का है वो दहशतगर्दों के हाथ लग गया और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और हमने अफगानिस्तान में अब जाके ये करना और वो करना है, तो हम उधर को जंग को लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने भी कहा आ जाए, और उधर से हिंदुस्तान तैयार बैठा है। तो नजम सेठी साहब की बात ठीक है, लेकिन हमने कौन सा इसमें से कोई अकल पकड़नी है या सीखनी है? हमारा काम तो वही है। जाते जाते जब मैंने एहसन इकबाल साहब के कॉन्फिडेंस की बात की, तो आपके सामने इसहाक डार साहब के कॉन्फिडेंस की बात रखते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जरा सोचें किस कॉन्फिडेंस में इसहाक डार साहब जो है वो हार्ट टॉक में गए थे, और फिर देखिए उनके साथ वहां हुआ क्या था। Of ordinary Pakistani people at heart. We have interests of Pakistani people at heart, and that's why we are moving. This country had witnessed double revenue collection in our tenure of 5 years, lowest inflation, lowest interest rates, best performing stock market in the South Asia, most stable currency, highest GDP growth in 11 years, 5.8%. I mean, it's all music. Your Western, the institutions had all the praise. And what was the final report in 2016? PricewaterhouseCoopers, what did it say? Pakistan is going to join G20 by 2030. And we were striving to bring it even earlier.
And we were very clearly hoping that since we had ended the load shedding, we had fought the extremism and terrorism in Pakistan, we had improved the macroeconomic indicators in Pakistan, and all praises, all. So now, you know, I understand. I'm not suggesting that your personal economic. अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी आया तो उससे हो जाना था। मुझे याद है पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि खुदा का वास्ता है वापस जाने दें। मुझे याद है पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि खुदा का वास्ता है वापस जाने दें। देख लिया आपने। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।